Hi, this is Neha and I welcome you all to this class जिसमें क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो आप देखकर आए होंगे जिसमें ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने बात की थी। ऑब्जर्वेशन मेथड एग्जैक्टली होता क्या है और क्या-क्या चीजें उसमें की जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड आई होप कि यू वुड फाइंड इट यूजफुल। तो चलिए क्विकली बिगिन करते हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 28 ऑफ एनसीईआरटी। बुक मेरे साथ है और आपके साथ स्क्रीन पर भी बनी रहेगी बुक, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो अपनी एनसीईआरटी की बुक भी आप अपने साथ रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड जैसा कि आप समझ चुके हैं कि एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी हम स्टेप्स यूज करते हैं उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये डिसाइड करने के बाद कि हम अंडर विच सिनेरियो क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, एक एक चीज को माइन्यूटली रिकॉर्ड करते हैं और फाइनली एनालाइज करते हैं। दिस हैज टू बी डन बाय द साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली, जो इस पूरे ऑब्जर्वेशन मेथड को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, जिसमें आपके पास दो ब्रॉड कैटेगरीज दी हुई हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड देन कम्स नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये दोनों ही बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा आसान है, वो अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे आपको। जैसा कि इनका नाम है उसी में से आप इसका मीनिंग भी निकाल पाएंगे। तो सबसे आसान काम तो पहले यही हम करेंगे कि नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से स्टार्टिंग करते हैं। नेचुरलिस्टिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो नेचुरली हो रही हो, जिसके फ्लो में छेड़छाड़ ना की जाए। और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन कुछ चीजों को हमने कंट्रोल किया हुआ है तब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या होता है। व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर डन इन अ नेचुरल और रियल लाइफ सेटिंग्स, जिसमें हमने एक स्कूल का एग्जाम्पल भी लिया था, लास्ट डिस्कस किया था, it is called naturalistic observation. In this case, the observer makes no effort to control or manipulate the situation for making an observation. ये ऑब्जर्वेशन तब है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस प्लेस हो या कहीं पर भी हो, बहुत सारे डिसीजंस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लिए जाते हैं और वो ऑब्जर्वेशन इनफॉर्मल नहीं होता है, वो ऑब्जर्वेशन फॉर्मल होता है। टाइम टू टाइम नोट किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कैसा वर्क कर रहे हैं या बच्चे जो हैं वो क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन रहते हैं। ये सारा जो डेटा है कलेक्ट किया जाता है इंटेंशनली। तो इस तरीके का जो ऑब्जर्वेशन होता है, जहाँ पे हम किसी भी तरीके की बीच में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते और ना ही जो जिस पर्सन को या जिस सिचुएशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पर हम ये कुछ भी बताते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो ये एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो जाता है। इस ऑब्जर्वेशन की हेल्प से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व की जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, स्कूल लेवल पर, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत सारी जगह पर हम इसको यूज करते हैं। नेचुरल ऑब्जर्वेशन अदरवाइज भी एक कॉमन प्रोसेस है, क्योंकि आप अगर कुछ नहीं भी करना चाहेंगे तो भी आप कुछ चीजों को नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हम जिन चीजों को नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं और उनका कहीं यूज नहीं करते, उस नेचुरल ऑब्जर्वेशन और ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन में फर्क है। तो डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत सारी चीजों को डेली लाइफ में देखते हैं मगर वो आपके लिए इरेलेवेंट होती हैं, बट यहाँ जो हम साइंटिफिकली नेचुरल ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पे हम इंटेंशनली चीजों को नोट डाउन करते हैं, एक एक चीज के पीछे का मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसको नोट डाउन भी करते हैं। तो ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो होता है वो नेचुरल सेटिंग में होता है। बेसिकली सेटिंग्स नेचुरल होती हैं और हम किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करते। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? इन दिस केस द ऑब्जर्वर मेक्स नो इफेक्ट टू कंट्रोल और मैनिपुलेट द सिचुएशन फॉर मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कंडक्टेड इन हॉस्पिटल्स, होम्स, स्कूल्स, डे केयर सेंटर्स एक्सेट्रा। However, many a times you might need to control certain factors that determine behaviors as they are not the focus of your study. कई बार ऐसा भी होता है कि जो कुछ भी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उसमें नेचुरली ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन किया जाता है। For this reason, many of the studies in psychology are conducted in the laboratory. For example, if you read box 2.1, जो कि एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर आपको समझाया जाएगा। उसमें क्या होता है, एक एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन किया जाता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन किए जाते हैं कि अगर आप कोई केमिस्ट्री की लैब में चले जाइए या कहीं पर भी देखिए, तो हमें या तो एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, फिजिक्स के लैब में देखिए तो प्रॉपर लाइट सेटअप चाहिए होता है, या लाइट नहीं भी चाहिए होती है, कई डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो ये सब क्या है, कंट्रोल्ड सिचुएशंस हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसा भी होता है, ऑब्जर्वेशन के केस में भी ये चीज होती है कि हमें कई बार एनवायरमेंट या कुछ चीजों की सेटिंग्स को मैनिपुलेट करना पड़ता है अपने हिसाब से, तभी हम
या फिर हम कह सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तभी हम अपने ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। वो कुछ चीज़ें एग्ज़ैक्टली क्या होती है, जो मैं यहाँ पे चीज़ें वर्ड कह रही हूँ, वो वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएँगे आगे चल के, पर क्योंकि अभी मैंने वो टर्म आपको एक्सप्लेन नहीं करी है, वेरिएबल्स तक आप अभी नहीं पहुँचे हैं, तो हम यहाँ पर उस तरीके से थोड़ा लेमन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। Okay, this type of observation called controlled laboratory observation actually is obtained in laboratory experiments. Basically तो लैब में ही वो कंडक्ट किया जाता है, और इसके अलावा जो हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है वो बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ, विच इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये भी अपने नाम की वजह से बहुत आसान है, नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट। पर पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टिसिपेंट कौन होता है? द ऑब्जर्वर, जो ये प्रोसेस कर रहा होता है, या तो वो ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेट कर ले या फिर ऑब्जर्वेशन से दूर हटकर उसको देखे। तो सिंपल है, वर्ड से क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी डिटेल में समझना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन कैन बी डन इन टू वेज। वन, यू मे डिसाइड टू ऑब्जर्व द पर्सन और इवेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिसमें अगेन हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, दूर से ही चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। टू द ऑब्जर्वर मे बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर जो है वो उस ग्रुप का पार्ट बन जाए। In the first case, the person being observed may not be aware that he she is being observed. जो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता नहीं चलेगा कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। For example, you want to observe the pattern of interaction between teachers and students in a particular class. There are many ways of achieving this goal. कई बार जो प्रिंसिपल्स भी होते हैं, स्कूल मैनेजर्स, कोऑर्डिनेटर्स, ये क्या करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, तो वो कैमरे के थ्रू देख लेते हैं। हालांकि इसका एक डिमेरिट है, मैं भी समझाऊंगी आपको कि किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स भी अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो एनीवे, बट फॉर दिस व्हाट वी डू, teachers and students in a particular class, there are many ways to achieving this goal. You can install a video camera to record the classroom activities, which you can see later and analyze. Alternatively, you may decide to sit in a corner of the class without interfering or participating in their everyday activities. This type of observation is called non participant observation. यहाँ पे क्या होता है कि जो मान लीजिए प्रिंसिपल्स को ही ले लेते हैं स्कूल के, तो अगर वो अपने कैमरा से पर्सन को देख रहे हैं, तो एट दैट टाइम वो सिचुएशन में किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। और अगर वो क्लासरूम में भी खड़े होकर देख रहे हैं, तो वो देख जरूर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि टीचर और स्टूडेंट जरूर से कॉन्शियस हो जाएंगे, फुल ऑन डिसिप्लिन क्लास में हो जाता है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन वो किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। सो there the person is a non-participant in the situation. That is why this kind of observation is called non-participant. The danger in this type of setup is that the very fact that someone, an outsider, is sitting and observing may bring a change in the behavior of students. मैंने आपको बोला ना, ये तो होता ही होता है, मतलब होना ही है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर हैं वो दोनों ही दे विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एट दैट टाइम। तो ये होता ही होता है कि अपने बिहेवियर में एक बायसनेस क्रिएट कर बैठते हैं, जो कि एक अगेन ह्यूमन का फीचर ही है। In participant observation, the observer becomes a part of the school or the group of people being observed. अब यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन होता है वो भी इसका एक पार्ट बन जाता है। In participant observation, the observer takes some time to establish a rapport with the group so that they start accepting him or her as one of the group members. अब ये प्रिंसिपल के केस में आप नहीं एग्जाम्पल ले पाएंगे कि प्रिंसिपल तो स्टूडेंट्स की जगह नहीं बैठ जाएंगे, है ना, बट हाँ वो टीचर की जगह जरूर बैठ सकते हैं, वहां से आप उस तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं। However, the degree of involvement of the observer with the group being observed would vary depending upon the focus of the study. यहाँ पे जब पार्टिसिपेंट बन जाते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा वेरी जरूर कर जाता है। एक बार को जो नॉन पार्टिसिपेंट है ना, अगर वो एकदम सामने से आके चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो फिर भी काफी हद तक चांसेस रहते हैं कि जो रिजल्ट होते हैं वो काफी हद तक फेयर मिलने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो ऑब्जर्वेशन मैथड जो है वो एक बायसनेस जरूर क्रिएट करता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, समझिएगा मेरी बात को जो मैं यहाँ पे बोलने जा रही हूँ, जो ऑब्जर्वर है उसके खुद के भी जो थॉट्स होंगे उस सिचुएशन के बारे में, वो भी कॉग्निटिव बायस क्रिएट कर ही देंगे। मतलब वो अपने व्यू से चीजों को देखेगा। ओके, ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना, ये तो यहाँ पे चीजों को नोटिस करना हो रहा है, तो ये बायसनेस तो खैर होती है। आप आगे पढ़ते हैं। द एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मैथड इज दैट इट इनेबल्स द रिसर्चर टू स्टडी पीपल एंड देयर बिहेवियर इन अ नेचुरलिस्टिक सेटिंग। ये तो सच है कि नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में करने देता है ये एक्सपेरिमेंट as it occurs. However, the observation method is labor intensive, time consuming, ये इसकी कुछ drawbacks हैं, and is susceptible to the observer's bias. जिस biasness की मैं अभी तक बात कर रही थी वो यहाँ पे mention है।
our observation is influenced by our values and beliefs about the person or the event. जैसे religion को लेके लोगों के different belief होते हैं, तो अगर कोई particular religion का person को उन्होंने अपने observation में लिया है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की biasness create हो सकती है. You are familiar with the popular saying we see things as we are and not as things are. ये तो true भी है कि हम चीजों को उसी तरीके से देखते हैं जैसे हम देखना चाहते होते हैं, not exactly जैसे वो होती हैं. Because of our biases, we may interpret things in a different way than what the participants may actually mean. Therefore, the observer should record the behavior as it happens and should not interpret the behavior at the time of observation itself. Although यहाँ पे ऐसा कह तो रहे हैं, पर ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है. कितनी भी कोशिश कर ले ऑब्जर्वर, उसकी अपनी बायसनेस का इफेक्ट तो आएगा ही. पर क्या किया जा सकता है? बेस्ट से बेस्ट ये हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कोशिश ये करे कि उसके एंड से जो चीजें हैं वो ना हो पाए. मीन्स वो कोशिश कर सकता है मैक्सिमम, फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर आता है क्योंकि 100% तो होता नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी वो अपनी इस बायसनेस को रिड्यूस करने का, मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश कर सकता है. तो ये हमने समझा कि ऑब्जर्वेशन कितने टाइप का होता है. इस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं. तो ये यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. आप डिफरेंसेस को अगर डिवाइड करके आंसर कॉपी में लिखना चाहते हैं, वेल एंड गुड. अगर आप पैराग्राफ में भी लिखते हैं तो वो भी आंसर आपको बहुत अच्छे मार्क्स उसके मिलते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करेंगे. बॉक्स 2.1 को भी कवर करेंगे और समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या होते हैं, साइकोलॉजी में या फिर साइंटिफिकली कैसे कंडक्ट किए जाते हैं. तो इफ़ यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्लासमेट्स के संग शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेंगे और उनकी भी स्टडीज हो जाएंगी बहुत इजीली. And keep showing your love like you always do. I'm so grateful to all of you, and I'll stay connected and I'll see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.